हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टाफिंग चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स, एलिमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट मतलब होता है बच्चों डिवाइस, एलिमेंट्स मतलब होता है पार्ट। स्टाफिंग के क्या डिवाइस हैं, क्या पार्ट हैं वो समझना है। तो 3 पार्ट होते हैं बच्चों, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, सेकंड है सिलेक्शन, थर्ड है ट्रेनिंग। कितने होते हैं? 3। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग को जब हम मिला देते हैं तो तभी स्टाफिंग कंप्लीट होता है। तभी क्या होता है? स्टाफिंग कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों, रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना है कि वो जो भी वैकेंट पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करें। जो भी खाली जॉब है कंपनी में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय क्या करें, उस वैकेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। ऐसा क्यों? इससे क्या होगा, कंपनी के पास चॉइस हो जाएगी। अगर मान लो 10 पोस्ट है और उसके लिए 100 लोग फॉर्म भर देते हैं तो कंपनी के पास चॉइस होती है और उस चॉइस में वो बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बोल रहा है बच्चों सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेस क्या है रिक्रूटमेंट की? कह रहे देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। कितने सोर्सेस हैं? 2। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो बच्चों कितने टाइप के सोर्स होते हैं? 2। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं इंटरनल सोर्स क्या होता है। इंटरनल सोर्स मतलब होता है बच्चों, एक कंपनी है तो कंपनी में बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे होते हैं। पहले से क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं। तो जो नीचे लेवल के काम करते हैं लोग, इनको पूरी नॉलेज हो जाती है उस कंपनी की। और बाई चांस मान लीजिए कोई पर्सन रिटायर हो जाता है या जॉब छोड़ देता है, जो नीचे वाली पोजीशन में उसको प्रमोशन करके ऊपर वाली पोजीशन में भेज दिया जाता है। प्रमोशन करके कहाँ भेज दिया जाता है? ऊपर वाली पोजीशन में भेज दिया जाता है। ये होते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की कंपनी के अंदर ही अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करके या किसी और ट्रांसफर करके उनको क्या करते हैं, किसी जॉब में सेटल कर देते हैं। दिस इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स मतलब होता है बाहर के लोग, जैसे हम लोग, आप लोग जो अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कल काम करेंगे तो हमें कंपनी क्या करेगी, एक रिक्रूटमेंट फॉर्म भरेगी तो हम अप्लाई करेंगे। हम कंपनी के लिए क्या करेंगे? अप्लाई। तो हम हो गए बाहर वाले लोग। इसे कहा जाता है एक्सटर्नल सोर्स। इसे बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्स। और जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं उनकी पोजीशन में चेंज लाने के लिए इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो आप समझते हैं बच्चों, इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आ गया। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कह रहा है अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है, खाली जॉब है, उसको कैसे फिल किया जाता है? जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, पहले से काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये पहले से काम कर रहा है, इस बंदे ने रिटायर ले लिया तो उसकी पोजीशन में ये चले जाएगा। तो कैसे फिल की जाती है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The vacant job position are filled by using existing employees only। सिर्फ कौन आएगा? कह रहे हैं एग्जिस्ट। नो आउटसाइडर आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी पॉपुलर एंड कॉमन बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज। कह रहे हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? बहुत पॉपुलर है और कॉमन है क्योंकि इसके फायदों से। कह रहे हैं इट इज इकोनॉमिकल। ये क्या है बोल रहे हैं? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब बच्चों हर जगह अप्लाई हो सकता है, हर जगह अप्लाई होता है। जो लोअर पोजीशन में होता है उसे पता होता है कि सीनियर वाले का काम क्या है, जो सीनियर पर्सन है उसका काम क्या है। तो वो जैसे ही सीनियर पर्सन रिटायर होगा या कोई और प्रॉब्लम आएगी तो जूनियर जो एम्प्लॉय होगा उसको सब पता होगा वो काम कैसे करेंगे, तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। फिर कह रहा है इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ये क्या करता है? मोटिवेट करता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। उसकी ट्रेनिंग पे क्या कम समय स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि वो पहले से ही फेमिलियर होता है काम से। द एम्प्लॉय आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है जो एम्प्लॉय है वो पहले से ही फेमिलियर होता है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के। सो लेस चांस ऑफ टर्नओवर्स। तो
कम चांस होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होने के। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। अगर बच्चों पर एम्प्लॉय को पता होगा कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनका प्रमोशन हो सकता है, तो इनसे उनकी प्रमोशन भी क्या होती है। टू गेट प्रमोशन एम्प्लॉय शो बेटर परफॉर्मेंस। देखो वही लिखा है, प्रमोशन के लिए एम्प्लॉय को क्या परफॉर्म करना पड़ता है, बेटर। थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। ट्रांसफर, अगर बच्चों एक प्लेस से दूसरी प्लेस में किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है तो कह रहा है गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है जॉब रोटेशन के लिए करने से। अगर बच्चों ट्रेनिंग मिलते रहेगी आपको तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप न्यू सारी चीज़ों को दोबारा से सीख के आएंगे। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। कह रहा है ट्रांसफर से अगर किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा आदमी हो गए तो उसे हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों द ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। कह रहा है ड्रॉबैक क्या है या डीमेरिट्स क्या है इंटरनल। नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कोई भी फ्रेश या नया आइडिया ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा। मतलब समझो बच्चों, अगर कोई पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है तो ये वही रूल्स और रेगुलेशन और सब कुछ उसी तरीके से फॉलो करेगा जैसे सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर का इस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो न्यू चीजें सीख के जाएगा, उसको उसी काम को नए तरीके से करना आएगा। तो जो अंदर से पहले से ही काम कर रहा होता है उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि कोई नई फ्रेश या न्यू आइडिया नहीं आता है। देयर विल बी ए लिमिटेड चॉइस। अब बच्चों इंटरनल सोर्सेस में तो लिमिटेड चॉइस होगी, जो जूनियर होगा उसी को हमने प्रमोट करना पड़ेगा। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हैं तो वहां के लिए ये सूटेबल नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। बच्चों बोल रहा है जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है, देखो एक जगह बोला था जो ट्रांसफर होता है वो अच्छा है, अब डिसएडवांटेज में उसी को बोल रहा है जो ट्रांसफर है वो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर देता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब अगर कोई एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो 2 महीने उस डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है, तो वो थोड़ा काम सीखने लगेगा और फिर अचानक से उसका ट्रांसफर कर दो तो ना इस डिपार्टमेंट का काम सीख पाएगा ना दूसरे डिपार्टमेंट का। तो ये कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर यूज्ड। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड यूज किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। पहला ट्रांसफर, दूसरा प्रमोशन। कोई तीसरा मेथड नहीं है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। कौन से है? ट्रांसफर। ट्रांसफर आपको पता है क्या होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट कर देना। प्रमोशन लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन में ट्रांसफर कर देना। अब पढ़ते हैं बच्चों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कह रहा है व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जो मैंने बच्चों आपको यहाँ समझाया है, आउटसाइडर को इनवाइट किया जाता है कि आप फिल कीजिए वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब बच्चों एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आर फ्रेश टैलेंट। कंपनी को क्या मिलेगा? फ्रेश टैलेंट, एकदम न्यू। वाइडर चॉइस, कंपनी के पास क्या होगी? बहुत ज्यादा चॉइस होगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वैकेंट पोजीशन के लिए, जो खाली पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करेंगे तो उतना कंपनी को चॉइस मिलेगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वालिफाइड पर्सनल। जो अब एम्प्लॉई आएंगे उनके पास न्यू क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, जैसे हम डिफरेंट ऐप यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, इसे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कहते हैं। तो जो न्यू बंदे आएंगे, न्यू एम्प्लॉयज आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज होगी इन कंपैरिजन टू पुराने एम्प्लॉयज। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो न्यू एम्प्लॉयज आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में उनमें कैसी स्पिरिट होगी? कंपटीशन करने की, एक से अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, दूसरे से अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो देखो कह रहे हैं द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन और फॉल्स। अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो कह रहा है जो पहले से एम्प्लॉय काम करते हैं उनका मोरल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। वो अपने आप को
इनएफिशिएंट समझते हैं कि उनने मेरे बदले किसी नए बंदे को रख लिया। The new employees may not adjust in the rules and regulation of the organization, which means more chance of turnover। कह रहा है जो नए एम्प्लॉई हैं वो अपने आप को इतनी जल्दी रूल्स और रेगुलेशन में एडजस्ट नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर मतलब यहाँ पे टर्नओवर मतलब होता है कि हमें बहुत जल्दी चेंजेस करने पड़ेंगे। वैसे टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे टर्नओवर का मतलब दूसरा है। इट इज एक्सपेंसिव एज टू इन्वाइट द आउटसाइडर टू अप्लाई फॉर द जॉब। कह रहा है ये एक्सपेंसिव मेथड है किसी आउटसाइडर को जॉब में इन्वाइट करने के लिए। लेंदी प्रोसेस, और फिर क्या कह रहा है, एक ये लेंदी प्रोसेस है। द कॉमन मेथड्स फॉर एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर। जैसे बच्चों हमने इंटरनल सोर्सेस में मेथड पढ़े कितने थे, 2, सिर्फ ट्रांसफर और प्रमोशन। अब एक्सटर्नल सोर्सेस के मेथड कितने हैं? सबसे पहले बोल रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब ये होता है बच्चों, जैसे हमने अपना रिज्यूम लिया, जिसे हम सीवी बोलते हैं, उसे डायरेक्ट लेके किसी ऑफिस में चले गए, वो होता है डायरेक्ट ऑफिस। देखो लिखा भी है, समटाइम द ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस। कहाँ पे पेस्ट कर देती है नोटिस को? अपने ऑफिस के बाहर। और फैक्ट्री और वर्कशॉप स्टेटिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन, कि उनके यहाँ ये जॉब खाली है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसे बोला जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर आता है बच्चों कैजुअल कॉलर्स। जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन विच द जॉब सीकर लीव विद द रिसेप्शन। समटाइम द एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स who were not selected in previous year's selection process are also kept in application file। कैजुअल कॉलर मतलब ये होता है बच्चों, मान लो कोई भी पर्सन है, जैसे मैं मान लो मैंने किसी स्कूल में अपना रिज्यूम लगाया, तो मान लो मैं फर्स्ट ईयर उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, मैंने अकाउंट की पोस्ट के लिए या बिजनेस की पोस्ट के लिए रिज्यूम लगाया और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो लोग उस रिज्यूम को फेंकते नहीं हैं, स्कूल के ऑफिस वाले उसको संभाल के रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संभाल के रख लेते हैं। और जब कभी उन्हें अकाउंट या बिजनेस के टीचर की नीड होती है तो वो हमें कॉल कर लेते हैं कि हमारे स्कूल में नीड है, अब आप आइए और इंटरव्यू दीजिए। इसे बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। फिर है बच्चों थर्ड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब होता है न्यूज़पेपर में, टीवी में, यहाँ पे आप क्या करिए, एडवर्टाइज करिए। फिर है बच्चों फोर्थ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव वैकेंट जॉब पोजीशन। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बच्चों एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो मिडिल मैन की तरह काम करता है जॉब सीकर्स, जिनको जॉब चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्हें एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, तो वो किन से डिमांड करते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और जैसे जॉब की वैकेंसी आती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमें उस कंपनी के थ्रू मीट करवा देता है। तो मिडिल मैन का काम करता है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बच्चों प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज बच्चों वो होती हैं जो कॉलेज में आके, आपने सुना होगा कि कॉलेज में आए और वहाँ उसका कॉलेज से प्लेसमेंट हो गए। ऐसी एजेंसीज जो बड़े बड़े कॉलेजों में जाती है, वहीं इंटरव्यू लेती है और वहीं से एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर लेती हैं, ये होता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट। कंसल्टेंट बच्चों ऑफिस होता है एक तरीके का प्राइवेट, जो हमसे हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें उनसे मिलवाता है जिनको जॉब देने की जरूरत है, जिनको एम्प्लॉयज चाहिए, उन्हें कहा जाता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। फिर आता है बच्चों कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाई कर रहे हैं डायरेक्टली हमारा सिलेक्शन वहां से हो जाए। फिर बोल रहा है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, जिसे हम कहते हैं पहचान, अगर उसकी पहचान थी तो उसका वहां हो गया। ये वही पॉइंट है, ये वही मेथड है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मैंने रिकमेंड कर दिया, मैंने देखा किसी स्कूल में या मेरे स्कूल में इस पोस्ट की वैकेंसी है, तो मैंने अपने फ्रेंड को बता दिया। इसे कहा जाता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी बच्चों एक तरीके से वो पर्सन होते हैं जो बहुत सारे लेबर और ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके रहते हैं और एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं।
फिर बोल रहा है बच्चों एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, ये तो मैंने अभी भी समझा था, कहाँ एडवर्टाइज करते हैं, टेलीविजन में या वेब पब्लिशिंग, डिफरेंट वेब्स में या ऐप में डाल दें, वेबसाइट्स में, जैसे naukri.com हो गया, monster.com हो गया, तो वहां पे भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों इसके 10 मेथड्स पूछ लेता है कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ मेथड क्या हैं। आप मैक्सिमम 6 याद कर लीजिए अपने बेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मार्क्स का ही आता है बिजनेस में, जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट। आपके लिए एक होमवर्क है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन आ जाता है, आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत इजी है, जैसे टाइम है तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में लेस टाइम कंज्यूमिंग, एक्सटर्नल में मोर टाइम कंज्यूमिंग। इस तरीके से हमें ये 5 पॉइंट याद करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।